Today's lecture is going to be on statement of objects and reasons, reports of committees and commissions, and the precedents as an external aid to interpretation. Let's just have quick overview of all these three aids. स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न की अगर बात करें तो यूजुअली ये किसी भी बिल के साथ अटैच किया जाता है. ये डिस्क्राइब करता है किसी भी बिल के ऑब्जेक्ट, पर्पस और रीज़न को. इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द बैकग्राउंड जो कि स्टेट ऑफ अफेयर्स के एंटेसिडेंट हो, या फिर इट ऑल्सो gives understanding relating to the object which this law seeks to achieve. But it can easily be said that it is not a conclusive aid to interpretation because it does not impart the true meaning of the statutory provisions. Now, if we talk about legislative debate or speech or parliamentary proceedings for that matter as an external aid, it could easily be said कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये किसी भी बिल को पास करने के दौरान पार्लियामेंट के अंदर जब किसी बिल को पास करते हैं तो वहाँ पर जो भी लेजिस्लेटिव डिबेट, स्पीच या प्रोसीडिंग्स हैपन करती हैं they would all be considered as legislative debate, speech or parliamentary proceedings, जहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस अपने व्यूज़ को आगे सामने रखते हैं सारी पार्टीज़ के सामने. एंड इट वुड ऑल्सो बी सेड दैट इट इज़ ऑल्सो नॉट कंक्लूसिव एंड ऑल्सो नॉट एडमिसिबल मैनी अ टाइम्स एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर. कमिटी रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो कमिटी रिपोर्ट्स जो हैं वो एज एन एविडेंस रेफ़र की जाती हैं ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस. If any act is passed on the recommendation of a committee report and it also has any ambiguity, तो इस तरीके की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनसे मदद ली जा सकती है समझने के लिए कि एक्चुअली या ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्या रहा होगा किसी लॉ को पास कराने के पीछे. जैसे कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये रिकमेंडेशन पे पास किया गया था ऑफ द JS वर्मा कमेटी. तो यहाँ पर अगर कभी भी कोई एम्बिग्विटी राइज होती है तो हम उस कमेटी की रिपोर्ट को एज एन एड यूज़ कर सकते हैं ये समझने के लिए कि उस टाइम पे उन्होंने क्या सोच के या किस लेजिस्लेटिव इंटेंट के साथ ये एक्ट पास कराया होगा. अगर हम रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ और कमीशंस की बात कर ही रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कैटेगरीज ऑफ कमिटीज़ या कमीशन रिपोर्ट्स बनती हैं. एक जिसमें से किसी एक को हम कह सकते हैं सिलेक्ट कमिटी रिपोर्ट, वाइट पेपर, रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट, एंड इट मे बी कंसिडर्ड वेयर स्टैच्यूट इज़ डाउटफुल. ये सारी की सारी चीज़ें हम उसी सिचुएशन में कंसिडर करेंगे जहाँ पर स्टैच्यूट को समझने में कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स अराइज हो रहे होंगे. कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कुछ केसेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि सर्व श्रमिक संघ वर्सेस इंडियन स्मेल्ट्री एंड रिफाइनिंग कंपनी. इस केस के अंदर महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एक्ट 1971 को समझने के लिए हमने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर जो कमेटी थी उसको रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को डिफ़ाइन किया गया. फिर है पेट्रोल टैक्स केस. इस केस के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि वाइट पेपर थे उसके प्रपोजल्स प्लस रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, इन सब चीज़ों को रेफ़र किया गया एज अ हिस्टोरिकल फैक्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935. एंड दिस केस इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस बिकॉज यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिले. जस्टिस जयकर ने ये कहा कि ऐसे रेफरेंसेस हम बना सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, बट जस्टिस सुलेमान ने कहा कि इस तरह के जो भी रेफरेंसेस होते हैं इनकी लेजिटिमेसी दे आर ऑफ वेरी डूबियस नेचर एंड दे कैन नॉट बी रिलाइड ऑन एब्सोल्युटली. नेक्स्ट केस इज़ ऑफ एस्टेट ड्यूटी केस. यहाँ पर पर्सी कमेटी की रिपोर्ट को कंसिडर किया गया प्लस वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को फिर से कंसिडर किया गया. फिर है गोपालन केस. यहाँ पर अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज ड्रॉन टू द डिबेट्स एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल 21 को समझने के लिए चीफ जस्टिस कानिया ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में बी रेड नॉट टू कंट्रोल द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल, rather it could be referred only when it is seen in ambiguity.
देन देयर इज़ अ केस ऑफ दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया कई सारे रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस एंड ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, जब डिस्कस किया जा रहा था कि क्या डेथ बाय हैंगिंग इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि डिबेट को रिफ़र तो किया जा सकता है, बट तभी जब इनैक्टिंग प्रोविजन के अंदर कोई एम्बिग्यूटी हो, दैट टू अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न। अब अगर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुषमा शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जो कि 1985 का है, उसको हम मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये कहा गया कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं, दे आर नॉट एडमिसिबल एंड इट इज़ नॉट because it is not possible to ascertain the minds or the intention of the legislature by referring to the statement of objects and reasons. प्रेसिडेंट्स की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट वो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं जो अपने आप में किसी प्रिंसिपल को कंटेन करते हैं और एक अथॉरिटेटिव एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम रेशियो डेसिडेंडाई कहते हैं। साथ में किसी भी जजमेंट के अंदर रेशियो डेसिडेंडाई के अलावा एक और पार्ट होता है जो कि कहलाता है ऑबिटर डिक्टम। इससे रिलेटेड केस लॉ हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003 का केस हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन हुआ था कि अगर इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज बिटवीन द डिसीजंस रेंडर्ड बाय द को इक्वल बेंचेस ऑफ द एपेक्स कोर्ट विच वी फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स एज प्रेसिडेंट। तो कोर्ट ने यहाँ पर यह हेल्ड किया था दैट द डिसीजन ऑफ द अर्लियर बेंच वुड बी कंसिडर्ड unless explained by the latter bench। दूसरा बर्च ब्रॉस ब्रदर्स लिमिटेड वर्सेस ब्राउन 1931 के केस में लॉर्ड मैकमिलन ने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं दे शुड बी स्टेपिंग स्टोन्स एंड नॉट द हॉल्टिंग प्लेसेस। प्रेसिडेंट्स दो तरीके के होते हैं, अथॉरिटेटिव, परसुएसिव, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेशियो डेसिडेंडाई के अलावा भी देयर इज अ पार्ट ऑफ द जजमेंट विच इज़ कॉल्ड एज एन ऑबिटर डिक्टम।